अस्सलामुअलैकुम, यू आर वाचिंग द सलीम बुखारी शो। दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। आगाज़ इस खबर के साथ करते हैं कि SIFC में आज हमारे आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म, चारों वज़राए आला एक साथ बैठे हैं और खुश आइन बात यह है कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए ये सब सर जोड़ कर बैठे हैं। आपसी इख्तलाफात को भुलाकर सब एक पेज पर आकर बैठे हैं और बहुत से अहम फैसले किए गए हैं इस इजलास में, जिसमें ताजरों को टैक्स नेट में लाया जाएगा और इसके साथ साथ आर्मी चीफ की भी तारीफ की गई है वज़ीर आज़म की जानिब से, क्योंकि आर्मी इटसेल्फ इकोनॉमी की बेहतरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल और बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आखिर टैक्स नेट में लाने के लिए क्या कुछ फैसले किए गए हैं इस इजलास के बाद। उसके बाद सेकंड हाफ में आगे चलकर हम बात करेंगे कि एक तरफ तो ये चारों वज़राए आला इकट्ठे बैठे हैं, दूसरी तरफ हमारे KPK के वज़ीर आला वो अपनी हटदर्मी पर बरकरार हैं। फोटोशूट उनका आज भी हुआ है और अब दोबारा से वो फेडरल और पंजाब की तरफ उन्होंने अपनी बंदूकें तानी है और वो कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, ये हुकूमत हमारी बननी थी, लेकिन नून लीग ने जानबूझकर अपनी हुकूमत बनाई है और बाज आ जाए, हमें मजबूर ना किया जाए, तंग ना किया जाए। दोबारा से वही धमकियां जो हैं वो दी गई हैं अली अमीन गंडापुर की जानिब से। और लास्टली कल जो गवादर पोर्ट कम्प्लेक्स पर जो अटैक हुआ था उसमें जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ अब वो तो कल 8 के 8 लोग मारे गए थे जो दहशतगर्द थे और बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक था, कलंदन तंजीम से उनका ताल्लुक था, लेकिन आगे मजीद दहशतगर्दी को कंट्रोल में लाने के लिए क्या फैसले किए जाएंगे, क्या इकदाम किए गए हैं, डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ जैसे मैंने सबसे पहले कहा था कि सर SIFC बुखारी साहब, बड़ा खुशाइन बात है और इतनी खुशी हुई मुझे ये देखकर कि एटलीस्ट इकॉनमी पर दिस इज़ व्हाट कॉल्ड ना चार्टर ऑफ इकॉनमी, जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे चारों वज़राए आला, हमारी कैबिनेट, हमारे वज़ीर आज़म सब एक पेज पर थे। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशाइंद बात है, लेकिन अगर मुलाकात के बाद फिर दरफुंतरियाँ वही छोड़नी हैं या उसके बाद सबोटैज करने की कोशिश करनी है तो उससे फिर सारी की सारी ये यूनिटी जो है, इसका भरम जो है वो पटाखे की तरह से खुल जाता है। ये मैंने क्यों कहा, अली अमीन गंडापुर की मैं अर्ज करूँगी मैंने क्यों कहा, नहीं इसकी बहुत सारी वजूहात है। अच्छा, देखिए ये बात तो आज भी वज़ीर आज़म साहब ने दोबारा से स्ट्रेस के साथ कही है, यानी उसमें जोर दे के कहा है कि IMF से अगला प्रोग्राम लिए बगैर हमारा गुजारा नहीं है। हाँ जी, कहा है। क्लियर हो गया? यस, कहा है। दैट मीन्स कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि हमें IMF के साथ अपने ताल्लुकात को ऐसे रखना है कि हम उनसे अगला प्रोग्राम ले सकें मिड टर्म का, ताकि हम अपनी इकॉनमी को सीधी करने के लिए हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए। सब आदमियों को ये बात तो समझ आती है। यस। अब अगर कोई इस सारी सूरत हाल को सबोटैज करने की कोशिश करे तो उसको आप क्या कहेंगी? वो मुल्क दोस्त है कि मुल्क दुश्मन है? वो पाकिस्तान की इकॉनमी का दोस्त है या अजीज रखता है या उससे दुश्मनी कर रहा है? नाम लेने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ सबको मालूम है। रियासत के आगे कुछ कोई भी उससे ऊपर कोई नहीं है। मैं अर्ज करूँ आपसे वही ना कि हर पाकिस्तानी के लिए पाकिस्तान का मुफाद पहले है जी, बाकी सारी सियासत, सियासी कंसिडरेशन ये बात की बात है। यस। आपने इस IMF के साथ एक ख़ास पार्टी का रवैया देखा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जब उनकी हुकूमत जा रही थी अदम एतमाद के ज़रिए से, तो उस वक्त भी हमें साफ नज़र आ गया था कि इनके प्लान्स क्या हैं। लिहाजा हमने ये देखा कि 2 सूबों में उनके जो वज़राए आला थे और एक उनके जो मरकज़ के अंदर वज़ीर ख़जाना थे जनाब शौकत तरीन साहब, जनाब मोहसिन लगारी साहब और जनाब तैमूर झगड़ा साहब, इन्होंने उस वक्त की वीडियोस जो है सबके सामने को हवा में बनाई हुई कहानी नहीं है, ये बाकायदा उनके अपने अल्फाज हैं, वीडियोस हैं। यस। वो अपनी हुकूमत को जाता देख के पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क करने में समझते थे कि बहुत बड़ी मुहब्बल वतनी है इसमें। एनीवे, ये तो हो गई बैकग्राउंड। चलिए खुदा के वास्ते एक दफ़ा ऐसा हो गया, फिर इस रविश को आप तर्क कर दें, फिर पाकिस्तान के मुफाद के साथ ना खेलें। लेकिन उन्होंने कहा अच्छा वो तो छोटे लेवल पे हुआ था, हूँ मैं आप लिखांगा, कर लो जो करना है। जेल से और कोई चीज़ बाहर नहीं आ सकती, लिखा हुआ वो IMF का खत जरूर बाहर आ गया। वो पहले एक आर्टिकल छपा था उनके नाम से, आपको याद होगा, तो फिर उन्होंने कहा कि जी वो मैंने तो किसी को दिया ही नहीं आर्टिकल, मैं तो लिख ही नहीं सकता जेल से, मैंने तो डिक्टेट करवाया था। आप मुझे ये बताएं कि वो जो मुख्तसर सी मुलाकात होती है उसके अंदर आर्टिकल डिक्टेट करना, क्या आपके पास टेप रिकॉर्डर लगा हुआ है जो आपने फटाफट शॉर्ट हैंड में लिखवा दिया? वो लिखने के लिए बड़ा टाइम लगता है, बड़ा वक्त लगता है। एनीवे, हो सकता है उन्होंने जेल में लिखा हो और आर्टिकल का पेपर किसी को दे दिया, आपने किसी वकील को। चलिए वो नहीं, उन बकौल उनके और बकौल बाकी सबके भी जेल मैनुअल के भी कोई चीज़ बाहर नहीं आ सकती जेल से इस तरह की लिखी हुई। एनीवे, हैविंग सेड दैट, ऑल राइट, आपने क्या किया, आपने ख़त लिखवा रहा कि उनको ना दें लोन। आप वो ख़त इसलिए थोड़ी लिखा था कि उन्होंने सिफारिश की थी कि दे दें। वो ख़त ये था कि आप पहले इलेक्शन की इन्वेस्टिगेशन करवाएं, फिर अगर आप मुतमईन हो जाए तो उसके बाद आप दीजिएगा। व्हाट डज दिस मीन?
हाँ। एनीवे अल्लाह का शुक्र ये है कि पाकिस्तान के दोस्तों ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन एक गैर मुल्की जो अदारा है IMF का, उसके डायरेक्टर जो हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, उसको भी और जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर, उन दोनों को भी अल्लाह ने तौफीक दी कि उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि भाई हम सियासी जमातों से डील नहीं करते हैं, यस, हम बराह रास्त इलेक्टेड Government से। हुकूमत के साथ डील करते हैं, लिहाजा आपके इस खत की कोई वक़्त कोई हैसियत नहीं है। यानी वो इतनी बड़ी शटअप कॉल है कि अगर किसी ढंग के इज्जतदार आदमी को मिली होती तो वो कम से कम अपनी माजरत जरूर करता कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, गलती होगी मुझसे। असल में तो ये है कि डोनाल्ड लू जो कुछ कह कर गए हैं इलेक्शंस के हवाले से, उसको PTI जो है वो पोर्ट्रे कर रही है आपको क्या कहा था कल मैंने यही कहा था ना कि वो इसके अंदर से ये हिस्सा गोल कर जाएंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान झूठा है, उसने साइफर झूठा केस सारा में। ड्रामा किया, और वो कहेंगे देखें वो इलेक्शन वाली बात ठीक कह रहा है कि नहीं, वही इस हुआ पे भी है। वो अभी बैरिस्टर गौहर का बयान भी है ना कि साइफर केस में डोनाल्ड लू झूठ बोल रहे हैं, नहीं, ये अभी मीडिया टॉक में कहा है उन्होंने। देखिए जिस बंदे के ऊपर बराह रास्त इल्ज़ाम था, जिस हुकूमत पर, जिस सुपर पावर पर इल्ज़ाम था, वो इस लेवल पर कांग्रेस में हेयरिंग जो है इज द अल्टीमेट फोरम फॉर एनी अमेरिकन और एनी पॉलिसी मेकर। वहां उसने बैठ के कह दिया कि दिस वाज ऑल नॉनसेंस, दिस वाज ऑल ए पैक ऑफ लाई, देयर वाज नो सच थिंग एवर। राइट, हम जरा थोड़ा सा इधर निकल गए हैं, हाँ, जरा वापस आ जाएं वापस इसी टॉपिक के पर आ ऊपर। जाते हैं। यस, जी बिल्कुल ठीक है कि ये जो FICS बनी है, ये बहुत कमाल का एक अदारा है जहां पर तमाम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स जो किसी भी हैसियत में पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते हैं। और वो जो पहले था कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट है, ये नहीं, ये सियासी है, यहीं से मैंने वो भी आगाज उन्होंने की है। खत्म किया और उन सबको मिला के एक पेज पे ले आए। एब्सोल्युटली। ठीक है जी? अब आगे फैसले क्या किए गए हैं टैक्स नेट में लाने के मैं लिए? अभी आ रहा हूँ। अभी वहाँ फैसले पर आने से पहले एक बात ये कहना है कि इसके जो भी फैसले होंगे Right. उसकी इम्प्लीमेंटेशन में डाउन द लाइन कहीं रुकावट नहीं होगी, Right. क्योंकि सारे ही नुमाइंदगान जो हैं अपने अपने सेक्टर के, वो यहाँ मौजूद बैठ के हैं। मुश्तरका फैसला करेंगे। एक तो ये एक अच्छी बात है। राइट, दूसरी बात ये है कि फ़ौज का जो रोल है और फ़ौज का जो इन्फ्लुएंस है, उसको पॉजिटिवली पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करके इस्तेमाल करते हुए इस फोरम को तख्लीक किया गया। हमने देखा कि अभी कल ही हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो सऊदी अरब में प्रिंस मोहम्मद सलमान से मिल रहे थे। आपको मालूम है कि सऊदी अरब उन चंद ममालिक में से है closest जिसने friend. पाकिस्तान की हमेशा मुश्किल वक्त में मदद की है, और अब भी उन्होंने कमिटमेंट की हुई है कि वो एक रिफाइनरी लगाएंगे और पता नहीं 25-25 अरब डॉलर की UAE से और यहाँ से इन्वेस्टमेंट आनी है। जी, अगर 50 अरब डॉलर आपकी इकोनॉमी में ऐड हो जाए तो जरा आप देखें तो सही, यू विल बी इन द स्काईज, यस। आप तो चांद पे पहुंच जाएंगे। लेकिन वो आए भी तो सही ना, उसके बाद डिलीवर भी तो नहीं, उसी आप तरह ऐसे होगा। कहें उसको आने दिया जाएगा तो तब ना। हाँ, यही बात है। तो ये- लेकिन अब ये जो टैक्सेस का है, हमारी आवाम बेताब मैंने है। आपको नहीं आने देना वहाँ। मैं अभी भी मैं टैक्सेस आखिरी जुमला फिर कह जी दूं प्लीज। कि ये इसलिए इसको रेजिस्ट किया जा रहा है कि अगर ये आ गई इन्वेस्टमेंट वाकई, हाँ, अगर ये पैसा आ गया वाकई, ये तो हुकूमत चल जाएगी, हाँ, तो ये तो मुल्क की नहीं, ये तो नहीं चाहिए ना हमें। हम क्या जहाँ नहीं, गुर्बत में नहीं, रहे, हाँ, हम ये हाँ, चाहते हैं। हमें हुकूमत चाहिए, हम हाथ जोड़ जोड़ के IMF से पैसे मांगते हमें रहे। हुकूमत चाहिए भाई। बस अच्छा। खत्म हो गई बात। ठीक है, ठीक है जी। देखिए हर इलेक्टेड गवर्नमेंट को हाँ जी, उसकी मजबूरी होती है कुछ अनपॉपुलर डिसीजन करने की, जिससे उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में और ख़ास तौर से जो स्टेक होल्डर्स होते हैं डाउन द लाइन, उनको कोई अच्छा पॉजिटिव मैसेज नहीं जाता। मिसाल के तौर पे एक फैसला ये हुआ कि अब हम जो है रिटेलर्स को, जो दुकानदार है, उनको टैक्स नेट पे लाएंगे। यस, अच्छा, पहले भी ये नारा हर एक ने मारा है, हर गवर्नमेंट ने ये नारा मारा है हम ये करेंगे, लेकिन किसी के पास ना स्कीम थी, ना प्लानिंग थी, ना डिटर्मिनेशन थी, यस, क्योंकि इनको पकड़ना आसान नहीं है। हाँ, ठीक है, अब उन्होंने उसका एक तरीका निकाला है और वो कमाल का तरीका है अच्छा जी, कि बिजली के बिल देखेंगे वो, राइट। उसका तो रिकॉर्ड सारा है ना वापडा के पास। हाँ, तो जो चोरी कर रहा है बिजली, नहीं चोरी कर रहा, तो चोरी वाली बात बाद में आएगी। पहले ये कि जो कंज्यूम कर रहा जो है, कंज्यूम कर रहा है, यकीनन उसका बिजनेस है, राइट, फेयर इनफ। हाँ, उसके हिसाब से वो पहुंचेंगे और मालिक मकान को नहीं पकड़ेंगे, हाँ, वो पकड़ेंगे उसको जो वहां बिजनेस कर रहा है, दुकान जिसकी है उसको नहीं, जो बिजनेस जो वहां बिजनेस कर रहा है उसको। Rent पे देयरफॉर इन बिजली के बिलों के जरिए से 35 लाख ताजर, वो कहते हैं इन द फर्स्ट प्लेस हम ले आएंगे टैक्स नेट में। राइट, ठीक है, ये जो IMF आपको डिक्टेट कराता है, मुश्किल टर्म्स आपको देता है, वो इसलिए है ना कि उन्हें पता है कि इनके पास कोई और वसूली के जराए नहीं जराए है। नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी वन मेजर सोर्स ऑफ
रेवेन्यू जनरेशन। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है, जैसे आप पहले कह चुके हैं, सुपर टैक्स ताजरों पे लगाया गया था, वो एहतजाज पर आ गए, फिर एहतजाज के बाद वापस लिया गया उनका ये फैसला। देखिए, इसलिए कि वो तरीकाकार ठीक नहीं था। अच्छा, इसलिए कि वो कुछ लोगों का ख्याल ये था कि ये जद सिर्फ उन पर आ रही है, बाकी बचे जा रहे हैं। नीचे स्लैब, नीचे इसके हायरार्की नहीं आ रही। जरिए अगर ये लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हो गया, तो इसके जरिए बचत नहीं है, सबको देना पड़ेगा और देना चाहिए। आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में 22 लाख के पता नहीं कितने लोग टैक्स देते हैं बाकायदा, और वो सारे के सारे सर्विस क्लास हैं जो जिनकी तनख्वाहों पर सोर्स पे कट जाता है टैक्स, ठीक है, सैलरी क्लास। तो इसलिए एक तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर हुकूमत इसके ऊपर अमल करा सके। कौन करवाएगा इम्प्लीमेंट? जनाब, इस दो के जिम्मेदारी दे दी है हमारे डार्लिंग इंटीरियर मिनिस्टर को। ओके, बिजली की चोरी की भी हमने बात करनी, मेरे ख्याल से पहले वो कर लें तो फिर यहाँ फिर इसके साथ आते हैं बिजली चोरी। जैसे मैंने पहले देखिए, बिजली चोरी के बारे में कल हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि बकौल शहबाज शरीफ साहब के 2400 अरब रुपए की चोरी हो रही है बिजली की। उन्होंने जनाब टास्क दे दिया ये इंटीरियर मिनिस्टर को और कहा है कि जनाब इसके ऊपर आप जीरो टॉलरेंस के साथ काम करें, बिजली चोरी नहीं होगी। ठीक है जी। इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने एक पहला जो कदम उठाया, मैं तो उसी से बड़ा ही इम्प्रेस्ड हूँ, आगे का तो पता नहीं। उन्होंने कहा कि FIA एक टास्क फोर्स बनाए, राइट, और वो टास्क फोर्स जीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़े। पहले आपके पास कोई एक फोर्स नहीं थी जो इस यानी ख्वाहिश को इम्प्लीमेंट करा सके। नाउ ही हैज मेड ए फोर्स, FIA, they know how to operate, right, and the man sitting on the head of them is a man who has delivered। ठीक है, एज अ CM, केयरटेकर CM। मतलब यहाँ पंजाब में जो मॉडल वो छोड़ के गए हैं, अब इलेक्टेड लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है उसको फॉलो करना। लेकिन बहरहाल, तो ये जो बिजली की चोरी है और ये जो टैक्स नेट में लाने की जो ख्वाहिश है, इन दो चीज़ों से मुझे बड़ा हौसला पैदा हो गया है कि शायद हमारे हालात अब ठीक हो जाएंगे। क्यों? बिजली चोरी के हवाले से माजी में भी तमाम हुकूमतों ने दावे किए थे, नून लीग ने भी किए थे, पीपल्स पार्टी ने भी किए थे, फौजी हुकूमतों ने भी किए थे, लेकिन इसका कोई यानी काबिल जिक्र नतीजा जो है वो नहीं निकल सका था। और लाइन लॉसेस ख़त्म करने का तो अब दूर दूर भी नहीं थे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, हमने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि सूबों की अगर आप रेवेन्यू जनरेशन देखें, जो रेवेन्यू आता है बिजली देने सप्लाई करने से, पंजाब में तो सबसे ऐसे बेपनाह इलाके हैं जहां वापडा के लोग डर के मारे नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको पकड़ पकड़ के मारा जाता है। बेपनाह मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। किसी ने ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि गदून अहमद जैसी इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो सारी कुंडों पे चल रही थी, यानी इलीगल बिजली दी जा रही थी, और अगर लीगल थी तो बिल नहीं दे रहे थे। यही कुछ हाल जो है कराची समेत सिंध में बहुत सारे इलाकों में है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर लोग बिजली कंज्यूम करके उसके बिल भी नहीं देंगे तो फिर हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। तो एक तो यह है कि इस एतबार से लाइन लॉसेस को ज़ीरो तो नहीं कर सकते आप, लेकिन जिस तरह आप यानी इस प्रोग्राम की मीटिंग में कह रही थी कि अगर 50% भी हो जाए, और ये बात आपकी पता नहीं कहाँ से सुन ली, शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने भी ये बात दोहराई है कि अगर 50% भी अगर हो जाए तो हमारी सूरत हाल बहुत बेहतर जो है। बस शहबाज शरीफ से मेरी बात हो गई थी ना, इसी वजह से। देखिए, ठीक है जनाब, कह दी है। अच्छा जी, आगे चले जनाब। यस, आगे ये है कि IMF, फिर मैंने कहा कि एक कीवर्ड है, इसको बज़वर्ड कह सकते हैं आप, हमारी निजात इसके अलावा नहीं है। लेकिन अगर हमें स्पेस मिल जाएगी और फैसले सही करेंगे आप, और उनको लेटर एंड स्पिरिट में अगर आप डिलीवर करेंगे तो सही होते हैं, डिलीवर करेंगे तो जनाब अली ये बात बिल्कुल तय है कि हमारी सूरत हाल पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अब ये बहुत अच्छी बात है कि अब बिजली के बिलों में ही ताजरों पर टैक्स आएगा, फिर उन्हें पता चल जाएगा कि भाई कौन कितना टैक्स दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, क्योंकि टैक्स देंगे तो फिर आगे आपकी जो मुल्की ज़रूरियात हैं वो भी पूरी हो सकेंगी। आगे चल के हम CM KPK को याद करेंगे। कल भी बड़ा शिद्दत से हमने याद किया था। अली अमीन गंडापुर साहब बड़े बड़े दावे बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आज वो? आखिरी वार्निंग दे रहा हूं कि विफाक और पंजाब हुकूमत अपनी हरकतों से बाज आ जाए, ये कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर। बुखारी साहब, आखिर ऐसी कौन सी नाजेबा हरकत कर रही है मरियम नवाज जिस पर अली अमीन गंडापुर गुस्से में है, कह रहे हैं बाज आ जाए? मुझे याद आ रहा है कि इनके जो महात्मा है ना, वो हुकूमत में आने के 2 साल के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, एक जलसे में भी कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि मुझे तो 2 साल के बाद पता चला कि प्राइम मिनिस्टर के लिए इशूज़ क्या होते हैं। अच्छा। मैं तो अभी सीख रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये जो गंडापुर साहब हैं, ये भी कुछ अर्से के बाद कहेंगे कि अच्छा ये चीफ मिनिस्टर ने ये करना होता है, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। तो ये जो अनजानों का वो एक बड़ी अजीबो गरीब सी मिसाल है, वो मैं देना चाहता था, लेकिन मुझे रवि ने रोक दिया था ब्रेक में, इस हद तक ना जाए। तो जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की है ना, ये किसी की भी हो सकती है
ये किसी चीफ मिनिस्टर की नहीं हो सकती। अच्छा। उनको ना जब भी वो बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि वो सूबाई हुकूमत नहीं चला रहे हैं, बल्कि बंदर का तमाशा जो नहीं करते वो डुगडुगी हाथ में लेके, जब भी वो माइक लेके बोलते हैं तो ऐसे लगता है डुगडुगी बजा रहे हैं और आगे बंदर नाच रहा है कोई। तो ये जो है ना तमाशा लगाया हुआ उन्होंने, जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि जब पैसे लेने होते हैं तो चरणों में आ जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं। आज भी तशरीफ ले आए थे क्योंकि उनको पता था कि इसके अंदर कौन कौन है जी। लेकिन वो फिर जाके मुंह उसी तरह से खोलते हैं। खुदा के वास्ते बस कर दें, तहजीब याफ्ता बने, तहजीब याफ्ता मुल्क में आप हैं, लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, आप तमाम तर अपनी करतूतों के, तमाम तर अपनी बदमालियों के आप फिर वज़ीर आला बन गए हैं, तो ढंग से चलाएं इसको ताकि एक मॉडल बने। ये वो सूबा है जहाँ पिछले 11-12 साल से आपकी हुकूमत है, इसको तो आपको तो बहुत उन्होंने कल कहा नहीं है कि रिश्वत जो मांगे उसके सर पे ईंट मार दें। आज वो पहले गए हैं SIFC के इजलास में, वहां पर फोटोशूट भी करवाया है, मरियम नवाज भी थे, शहबाज शरीफ थे, मतलब चारों वज़राए आला। ये हमारी स्क्रीन पे तस्वीर भी चल रही है, इसमें तो मुहज्जब नजर आ रहे हैं। उसके बाद क्या हो जाए? ये जो सिलेक्टिवली मुहज्जब होना है ना, ये गैर मुहज्जब होने से बदतर है। अच्छा। इसलिए कि आप सिलेक्टिवली अगर अच्छे बन जाएं और अक्सर आप बुरे रहें, हमारी मुराद इनको पिन पॉइंट करके कुछ निकालना नहीं है इसमें से, लेकिन हर चीज़ के आदाब होते हैं। हाँ, डेकोरम्स है ना। हम यहाँ बैठे हुए प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारी भी रेड लाइंस हैं जहाँ से हमें ना प्रोड्यूसर आगे जाने देता है, ना हमारा डायरेक्टर प्रोग्राम आगे जाने देता है। इसी तरह ये निज़ाम चलता है जी। इसी तरह से चीफ मिनिस्टरशिप के भी कुछ तकाजे हैं, कुछ रेड लाइंस हैं। अगर आप हर रोज़ वो रेड लाइंस तोड़ेंगे तो आप अपने दिन मुख्तसर करते जा रहे हैं। इसीलिए तो लोग कहना शुरू हो गए हैं कि ये रमज़ान के बाद फारग है। वार्डन ने कहा ना, मैं थोड़ी कह रहा हूँ जी। तो आप अपनी हरकतों पे गौर करें। ये जो कुछ आप कर रहे हैं, अब उनकी धमकी सुने आप। एक चीफ मिनिस्टर मरकज़ को धमकी लगाता है, फेडरल को, कि अगर आपने मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो मैं तो ईंट से ईंट बजा दूंगा, पुलिस भेज दूंगा, KPK की सदर जरदारी के घर, मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर के घर। वो आप हैं कौन भाई? हु आर यू? हु डू यू थिंक यू आर? और अगर आपके पास लोग हैं ना सूबे में, तो पंजाब में लोग नहीं है, सेंटर में लोग नहीं है, सिंध में लोग नहीं है, ये आपके पास कुछ निराले लोग हैं। वो कह रहे हैं कि वो मेरे लोग अपनी और अपने वजीर आला की हिफाजत करना जानते हैं, मुझे गिरफ्तार करना है तो कर ले, देख लूंगा किसमें दम है। यानी वो कहना ये चाह रहे हैं कि जब मेरी पुलिस जाएगी पंजाब में गिरफ्तार करने मरियम नवाज को और इस्लामाबाद में गिरफ्तार करने सदर साहब को, तो उनको तो कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि उनके पास तो एटम बम है। अच्छा। वो तो एटम बम चला देंगे। अच्छा। ये सारी अहमकाना गुफ्तगू है, इसमें कहीं दानिश और अकल का दूर दूर। लेकिन कर क्यों रहे हैं? आखिर वजह क्या, ट्रिगर क्यों हो रही है? इसलिए कि आता नहीं ना, औकात से ज्यादा मिल गया है ना उन्हें ये करना ही नहीं आता। कभी ख्वाब नहीं देखा होगा इसलिए कि मैं भी कभी चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। वो तो खान साहब का भला करे अल्लाह मियाँ, उन्होंने पता नहीं किससे बदला लेने की खातिर इनको बिठा दिया है। 9 मई के मेन कल्प्रिट्स में इनका नाम है। 9 मई किन की छेड़ है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इसी वजह बार बार मैं आपके प्रोग्राम में ये कहता हूं कि जो 9 मई की गठड़ी है ये उठाए नहीं उठेगी, ये बड़ी मुश्किल और बड़ी भारी गठड़ी है। ये समझते हैं कि एक दफा ये मार्का करके 9 मई वाला, ये शायद दोबारा भी वो कर पाएंगे। किसी ने नहीं देनी इनको इतनी इजाजत, ना इतनी फुर्सत है किसी के पास कि वो इनके ये ड्रामे जो हैं बार बार देखें। ये इसी वजह से तो नहीं आ रहा इनके नॉन बेलेबल जो वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं? देखें ना, वो ना मरियम नवाज ने जारी किए, ना प्रेसिडेंट जरदारी ने जारी किए, वो तो अदालत ने जारी किए हैं जी। इसलिए कि आपके ऊपर केस है, नामजद केस है, तो आपके वारंट गिरफ्तारी तो जारी होंगे, क्योंकि आप 99% फेक केसेस हैं। देखिए, गुजारिश ये है, ये मुल्जिम ने फैसला नहीं करना होता। ये फैसला अदालत ने करना होता है, ये फैसला गवाहों ने, शवाहद ने करना होता है, ये फैसला इन्वेस्टिगेशन कैसी हुई है, किस तरह से परसू कर रही है उसने करना होता है, या फिर जज ने करना होता है। ये खुद ही जज हैं, खुद ही इंक्वायरी अफसर हैं, खुद ही पुलिस हैं, ये पता नहीं क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आती। वो जो है ना अपने हमारे जो फैसल करीम कुंडी साहब, हाँ जी, वो वैसे तो उनके बारे में सुन रहे हैं कि ही इज़ द नेक्स्ट गवर्नर। वो अगर वहाँ चले गए तो वो काफ़ी सारा इनको खाल में कर देंगे। वो ये कह रहे हैं कि जो अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी करप्शन है, या वो अब जो चीफ मिनिस्टर के तौर पे करेंगे, तो इनके सर पर ईंट कौन मारेगा? हाँ। लेकिन ना ये सरकासिज्म आ जाएगा ना फिर। हाँ। कि जब आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो वापस रिएक्शन भी तो ऐसा ही। और फिर उन्होंने ये भी कहा, वही जो बाद में पहले मुख्तलिफ तरीके से कर रहा था, वो कह रहे हैं कि इनको यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं चीफ मिनिस्टर बन गया हूँ, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर का कंडक्ट नहीं है। ए चीफ मिनिस्टर, नो मैटर हाउ, फिर बात आगे निकल जाएगी, जो भी वो हो, वो इस तरह से बिहेव नहीं करता है। हमने छोटे छोटे जो इलाके हैं, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, हमने तो उनके वज़राए आला को भी इस तरह से बिहेव करते नहीं देखा। ठीक है जी। लेकिन क्या ये अरेस्ट हो जाएंगे? आपको क्या लगता है 9 मई के वाक़यात में?
देखिए ये अब वाडा आपने साहब की फिर बात में अब कोई आपको दम भी है? पता है कि बुखारी साहब को छेड़ना कैसे है। नहीं जनाब मैं नाम ले लेके अगर आपको बताना चाहूँ किसने ये कहा था कि महात्मा खान हमारी रेड लाइन है। जी, किसी ने कहा था खून की नदियां बह जाएंगी, किसी ने कहा था भूचाल आ जाएगा, याद है कि नहीं है? यहाँ गोली मार दो। जब वो याद उठा के लेके गए कुसका कोई जब स्टेट अपनी रिट साबित करने पे तुल जाए राइट, तो फिर उसके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। ये बात एक से ज्यादा दफा तय हो चुकी है। अगर खड़ा हो सकता होता तो भुट्टो फांसी नहीं चढ़ता। राइट। ठीक है, मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ही हैज़ टू माइंड हिज कंडक्ट, माइंड हिज लैंग्वेज, माइंड हिज एक्शंस। रमजान के बाद फिर जा रहे हैं ये यहाँ रहेंगे? देखिए ये तो वाडा ने कहा है और वाडा की बातों में मुझे न जाने क्यों यकीन होने लग गया है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि वाडा सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये खुद जो कुछ कर रहे हैं ये तकाजा करता है इसका कि खान साहब जल्द इससे जान छुड़ा लें, इससे पहले कि वहाँ से इनकी हुकूमत जाए। क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन जो हैं उस स्टेट के पास होते हैं। मैं फिर नहीं जाना चाहता था वहाँ, इमरजेंसी लग सकती है वहाँ पर, गवर्नर रूल लग सकता है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हैं। राइट, और अगर ये प्रवोक कर रहे हैं कि ये जरूर हो तो ये होके रहेगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, इमरान खान से फिर जेल की मुलाकातों पर सुपरिटेंडेंट को कहा जा रहा है क्यों नहीं मुलाकातें करवाई जा रही? अडियाला जेल से भी जवाब तलब कर लिया है सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से। देखिए गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये कि अदालत जब कहे तो मुलाकात करवानी चाहिए, लेकिन अदालत जब ये कहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बारात लेके वहाँ पहुँच जाएं, वहाँ आप मीडिया का एक सर्कस लगाएं जी, और आप वो 4, 5, 6, 7 घंटे जो रहे वहाँ और कोई काम जेल में ना हो, ना किसी कैदी का मिलने वाला मिले, ना कोई और हो, ये तरीकाकार नहीं है। देखिए भुट्टो साहब जेल में रहे, नवाज शरीफ साहब जेल में रहे, बहुत सारे और लीडर हैं, खान अब्दुल वली खान जेल में रहे, ये धमाक चौकड़ी किसी ने नहीं मचाई कभी। ठीक है, तो इस धमाक चौकड़ी से मेरे ख्याल से बाज रहना चाहिए, ताकि ना ही तो वो हल्के प्रवोक हों और ना ही वो अथॉरिटीज़ प्रवोक हों जिनको आप अपनी हरकत से सुबह से शाम तक चैलेंज कर रहे हैं। अब जाहिर है 150 से ज़्यादा के करीब के केसेस, 180 या 82 केसेस हैं, तो फिर उन सबको केसेस को कहते हैं हमने मिलना है बारी बारी, अब उनको मिलने से तरह रोका जाए, ये वैसे ज्यादती हो रही है। देखिए मिलने से मैंने तो पहले कहा कि अगर अदालत ने कहा है Exactly, तो आप मिलने तो इम्प्लीमेंट दें। करें उसको, लेकिन इससे पहले कि आप भागे अगले सेगमेंट की तरफ, मोने सिलाही का आप जिक्र मोहन करना सिलाही रहे। साहब Yes. ने बहुत ढंग की बातें की हैं। एक तो कुछ बातें उन्होंने ऐसी की हैं जो उनका ख्याल है कि पीटीआई में रहने के लिए करनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही है वो ये है कि जो पीटीआई के वकला हैं वो अपनी वकालत छोड़ के, मुकदमों की पैरवी छोड़ के चूंकि सियासत कर रहे हैं, जी। इसलिए मुकदमात में नुकसान हो रहा है। जी, ये बात से मैं 100% इत्तेफाक करता नो हूँ। वन इज सीरियस। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मुकदमों में सजाएं हुई हैं ये भी इसीलिए है कि जिस वक्त ये मुकदमात की प्रोसीडिंग हो रही थी उस वक्त वकला या टिकट लेने के चक्कर में थे या कागजात जमा कराने के चक्कर में बिल्कुल, थे। अलीमा खानम ने भी ये कहा था। ये सब कुछ हमने देखा भी, Right. हमारी आंखों के सामने हुआ है। इसलिए ये मोहन सिलाई साहब को मैं क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने इनको रास्ता दिखाने की कोशिश की है। ये पता नहीं देखेंगे कि नहीं देखेंगे। मोने सिलाही भी तो फिर वापस आए ना, उनके वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी 4 देखिए मैं तो टूट हमेशा गई से हैं। मैंने हमेशा से ये कहा जी। है कि चौधरी परवेज इलाही साहब एक मुअज़्ज़ज़, एक रिस्पेक्टेबल बहुत बड़ी पॉलिटिकल कीमत खानदान से ताल्लुक रखते हैं। चुका रहे हैं उनके साथ ये ट्रीटमेंट नहीं होना नहीं चाहिए, चाहिए, उनको बिल्कुल इससे ठीक है। बहुत बेहतर ट्रीट करना चाहिए। ट्रीट करना चाहिए, बिल्कुल ठीक हो गया। तो अहम खबरें हैं, डीआई खान में जो गाड़ी में खुद कुछ धमाका हुआ है उस पर बात करेंगे, और कल जो गवादर कॉम्प्लेक्स में हुआ था, गवादर फोर्ट कॉम्प्लेक्स में, जहां पर बहुत से मेन ऑफिसेस थे बैंक्स के भी और बाकी तमाम जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके भी, वहां पर जो एक कलदम तंजीम की जानिब से धमा चौकड़ी मचाई गई है, बड़ा शेमफुल था, लेकिन हमारी फोर्सेस ने भरपूर जवाब दिया है। बुखारी साहब, ये लॉ इन्फोर्समेंट उसके साथ साथ हमारे मुल्क के अंदर जैसे ही हम अफगानियों को बाहर निकालने की बात करते हैं, किसी सेकंड फेज़ की बात करते हैं, हमारे मुल्क के अंदर एनार्की शुरू हो जाती है। बिल्कुल आपने सही सिमत में इशारा किया, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब भी कभी उनके खिलाफ क्रैकडाउन की बात करें हम जी, या उनसे कहें कि भाई खुदा के वास्ते बस अब आपके मुल्क में आज़ादी आ गई है, इस्लामी निज़ाम नाफज हो गया है, अल्लाह के वास्ते आप जाएँ वहाँ आज़ादी अपनी इस्तेमाल करें जाके, तो वो फिर इस किस्म की तकरीबी कार्रवाइयों में अचानक इजाफा हो जाता है। जी, उसकी वजूहात क्या है? एक तो ये है कि वो सब कुछ जो उन्हें यहाँ मुयसर है वो वहाँ नहीं मिलेगा अफगानिस्तान में, इसके बारे में दो राय नहीं है। पूछे क्यों? हमारे टेक्सटाइल के बिजनेस में वो डोमिनेट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में वो डोमिनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस में वो, कारों के बिजनेस में वो, जो बड़ा कारोबार है उसके ऊपर वो अफगान जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, कब्जा है उनका। कब्जा है।
और मुश्किल की बात यह है कि एक तो है ना कि आप पाकिस्तानी सिटीजनशिप ले लें, आप यहाँ कारोबार करें, यहीं पले फूलें, नहीं, यहाँ से जो कमाते हैं फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करवा के अफगानिस्तान भेज देते हैं। वहाँ की करेंसी जो हमारे मुकाबले में सैकड़ों मील दूर थी, वो अब हमसे ऊपर है। ये है उस 40 साल की मोहब्बत और इनकी मेज़बानी का नतीजा। एक दूसरी बात यह है कि इससे पहले के ऊपर से फिर आपके कान में कोई आवाज़ आए, जो इस हवाले से बहुत अहम मामला आज हमने डिस्कस करना है, वो है लापता अफराद वाला। इस ड्रामे का हम भेद जो है पहले भी एक प्रोग्राम में खोल चुके हैं, 2-3 प्रोग्राम्स में हम कंटिन्यूअसली बता चुके हैं। हमने कैटेगरीज भी बताई थी, इस वक्त शायद टाइम नहीं होगा इतना कि हम उसकी तफसील में जाएं, लेकिन दो वाकयात मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि महक बलोच जिसको इतनी प्रोजेक्शन दी जा रही है, इतनी बड़ी लीडर उसको बना दिया, जैसे उससे बड़ा बलोच लीडर माँ ने कोई पैदा ही नहीं किया। वो इस्लामाबाद में बैठी थी, आके धरना दिया था उन्होंने, उसके साथ फ्रंट लाइन पे लोग बैठे होते थे जो अपने अपने मिसिंग पर्सन की तस्वीरें लगा के बैठे होते थे। हाँ जी। तो उस वक्त भी ये हुआ कि ईरान में जो पाकिस्तान ने कार्रवाई की थी, जो वहाँ 8 लोग मारे थे, उनकी बहन भी लेके तस्वीर उनकी बैठी हुई थी, जो वहाँ BLA के साथ उनके ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा थे। ठीक है जी। अब अगर मुझे बताइए कि कोई भी, चाहे वो बलोच है, चाहे वो पंजाबी है, सिंधी या पठान है, वो अगर आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर, आपके मिलिट्री की इमारतों के ऊपर अटैक करेगा और उसके नतीजे में पकड़ा जाएगा, एक स्टैंडिंग प्रोसीजर है कि जब आप किसी इस तरह के क्रिमिनल को पकड़ते हैं जो आपकी सिक्योरिटी एजेंसियों पर हमलावर होता है, तो आप उसका फौरी तौर पे नाम नहीं जाहिर करते। राइट। इसलिए कि आपने वो नेटवर्क पूरा जो है दरियाफ्त करना होता है। इस हद तक तो ठीक है, लेकिन जब जो लोग जाके स्पिन बॉल्दिक में अफगान फरारी कैंपों में ट्रेनिंग ले रहे हों, हाँ, वो लोग जो जाके इंडिया में राह के नीचे बैठ के वहाँ पर ज़िंदगी की ऐशन जो है कर रहे हों, जो ईरान के उस इलाके में जहाँ तक ईरानी हुकूमत के बकौल उनकी पहुँच नहीं है, वहाँ बैठ के पाकिस्तान पर हमला आवर हो रहे हों, वो सब ठीक है। लेकिन अभी तो उनके खिलाफ ऑपरेशन किया है ना। ये देखें ना, दूसरी मिसाल आपके सामने है कि तंजीम बलोच स्टूडेंट के ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद के जो दहशतगर्द थे वो वहाँ मारे गए, उसकी भी तस्दीक हो गई, उसका भी नाम मिसिंग पर्सन में है। तो मतलब कहने का ये है कि हमने अजीबो गरीब तमाशा बनाया हुआ है। ये खुदा के वास्ते मुल्क की सलामती से न खेलें, खुदा के वास्ते ऐसे एलिमेंट जो पाकिस्तान के लिए नेक नामी का बायस नहीं है, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनसे खुदा के वास्ते जान छुड़ाने की कोशिशों में हुकूमत का साथ। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है ना, जो जेन्युइन मिसिंग पर्संस हैं उन पर तो हम एलिगेशन नहीं लगा रहे ना, उन पर क्वेश्चन मार्क नहीं है। जो इन कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं उनके रिश्तेदार भी ब्लैकमेल ना करें। देखिए, कोई जी शऊर आदमी, कोई ढंग का जर्नलिस्ट, जो गायब किए जाते हैं लोग, चाहे वो सिक्योरिटी एजेंसियों ने किए हों, चाहे वो पुलिस ने किए हों, उसकी हमायत नहीं कर सकता। ना हम कर रहे हैं, ना हमारा मकसद है ये कि हम उसकी हमायत करें। जितने भी लोग आपने पकड़े हुए हैं एजेंसीज ने, उनको आप अदालत में पेश करें, उनके खिलाफ आप मुकदमे चलाएं, ये आपका राइट है, स्टेट का राइट है। लेकिन ये जो है कि उनके वर्षा को उनका अता पता ही नहीं है कि वो कहाँ हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मैंने पॉइंट आउट किया वो भी नहीं होना चाहिए। और लेकिन जो जिनका पता चल जाता है कि ये पाकिस्तान की स्टेट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो फिर आई थिंक हुकूमत पाकिस्तान को उनके रिश्तेदारों को, उनके माँ बाप को लूप लाइन में लेके बताना चाहिए कि ये हकीकत है, आप इनको मिसिंग पर्संस में ना लेकर आए। ये गैप की वजह से भी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। देखिए, ये कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल है, आप ठीक कह रही हैं, और इसको खत्म करने की जरूरत है, ताकि अनरेस्ट जो फैमिलीज में है, जिनके लोग मिसिंग है, उसको एड्रेस किया जा सके और उनको बताएं। जाहिर है वो माँ बाप है, वो बेचारे बेचैन है अपने बच्चों के लिए, रियलिटी उससे मुख्तलिफ है। थैंक यू सो मच बुखारी साहब। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।